हेलो एवरीवन, क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का जो पार्ट पोयम फोर्थ पोयम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा निर्मित पोयम है, यानी उनके द्वारा लिखित है। निर्मित माने निर्मित तो हो गया, लिखित ही है ना। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जब हम कुछ कुछ भी पढ़ते हैं किसी के द्वारा बनाया गया लिखा गया, तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो इनके बारे में जानते हैं निराला जी के। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 या 1899 में हुआ। कहाँ हुआ? गड़ागोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश की निवासी थी, ठीक है। कक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई इनकी स्टडी, और उन्होंने अपने आप स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्येता थे, और उनपे उनके जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, यानी उनसे खासे प्रभावित थे वे। उनका जो निराला जी का पारिवारिक जीवन था, दुख और संघर्ष से भरा हुआ था, ठीक है। आत्मीय जनों के जो उनके नजदीक थे, उनके आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चा पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, और 1961 में उनका देहांत हो गया। कौन कौन सी उनकी काव्य रचनाएं हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ठीक है। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी उनकी ख्याति विस्मरणीय है, यानी याद करने लायक है, कभी ना भूलने वाले। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी आपने कई स्टोरीज भी आपके लेसन में है, वो पढ़ी होंगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य विवरण है, ठीक है बच्चों। निराला जी विस्तृत सरोकार के कवि थे, ठीक है। और उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव भी मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। ये तो निराला जी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारी पोयम है उत्साह। अब हम उस पोयम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब बच्चों को मेरा नमस्ते। नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे उत्साह पोयम, ठीक है। उत्साह मतलब क्या होता है? पूरी एनर्जी के साथ कोई काम करना, खुशी के साथ, है ना। उत्साह मतलब हो गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ क्या बात की गई है उत्साह में, पहले थोड़ा सा ना बता दिया जाए कि उत्साह पोयम कैसी है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे पोयम किससे रिलेटेड हो रही है बेटा? बादलों से। बादल निराला जी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है, और कविता में बादल और पीड़ित प्यासे जनों, यानी बादलों को, और जो लोग, जब गर्मी हो जाती है तो हम सब पीड़ित हो जाते हैं ना, और किसकी प्यास लगती है हमें? पानी की तो लगती है, लेकिन हम सब क्या सोचते हैं? बारिश हो जाए बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सोचते हैं ना बारिश हो जाए। तो बारिश जनों की आकांक्षा को, प्यासे पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले हैं कौन? क्लाउड्स, बादल। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, ठीक है। और एक इन्हीं के बाद क्या बताया इन्हें? क्रांतिकारी। बादलों को बताया कि क्रांतिकारी है बादल ये, ठीक है। और क्रांति लोगों के अंदर चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से भी देखते हैं। कविता में ललित कल्पना, नई नई कल्पना, और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति अथवा बदलाव में साहित्य की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। निराला जी इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी रखते हैं, ठीक है बच्चों जी। इसमें आपके दो पोयम बच्चों एक साथ है, एक है उत्साह और दूसरी है आपकी अट नहीं रही है। तो पहले उत्साह पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे ये, क्योंकि दोनों आपकी एक ही लेसन में दोनों पोयम्स दे रखी हैं। यहाँ पे जो उत्साह है पोयम है, किससे रिलेटेड है? बादलों से। तो पोयम शुरू करें इससे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। करना चाहिए। जो कुछ समझ में ना आए, या ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे, यहाँ कुछ ऐसा छूट गया है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और हम उसको फिर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों जी। स्टार्ट करते हैं। उत्साह। एक मिनट रुक जाओ, यस, पेन ले लिया जाए। बादल गरजो। तो हमने कहा था ये पोयम किससे रिलेटेड है? बादलों से। और बादलों को क्या माना गया? क्रांतिकारी। जैसे क्रांतिकारी समाज में चेंज लाते हैं, ऐसे ही जो बादल है
इनको किया गया है। ठीक है, इसमें कवि ने आह्वान किया है बादलों को संबोधित करते हुए आह्वान किया है। ये बादल कवि के लिए क्या है, बहुत उत्साह का सोर्स है। तो निराला जी कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधार ओ। घोर घोर मतलब घने, घेर मतलब घोर माने घने, और गगन माने तो पता ही आपको क्या होता है, आकाश। धराधार, धराधार मतलब होता है बादल। ठीक है, तो क्या कहा गया, निराला जी कह रहे, हे बादल, ओ बादल, हे बादल तुम जोर से गर्जना करते जाओ, बहुत जोर जोर से तुम अपनी क्रांति लाओ, तुम आकाश को चारों तरफ से घेर कर भरपूर अपनी आवाज करो। ठीक है, यानी जब बिजली चमकती है तो आवाज होती है ना, तो कह रहे हैं बादलों, वो इतना गरजो, बादलों को चारों तरफ से ऐसे घेर लो, आकाश को, सॉरी बादल तो है आकाश को घेर लो चारों तरफ से ऐसे, और खूब गर्जना करो। ललित, ललित माने होता है कोमल। ठीक है बच्चों, ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पे काले घुंघराले से क्या संबंधित किया गया है बच्चों, यानी बालों से यहाँ से संबोधित किया गया। ठीक है, तुम सुंदर सुंदर घुमावदार काले रंग वाले हो, यानी जैसे बच्चों के बाल काले घुंघराले होते हैं ना, तो उससे संबोधित किया गया है कि तुम जो हो बहुत सुंदर हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे काले घुंघराले बाल हैं। बाल कल्पना के से पाले, यानी जैसे बच्चों की कल्पना होती है ना कि अटपटे सवाल पूछते, आप छोटे बच्चों के पास जाओ तो कैसे कैसे सवाल पूछते, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, बादल कहाँ से आए, कैसे बने बादल, यहीं क्यों बरसे, वहां क्यों नहीं बरसे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पालो व अवतारों समान लगते हो, कि बालकों की जो कल्पना होती है उनके समान हे बादलों तुम लगते हो। ठीक है, विद्युत छवि, विद्युत छवि का मतलब होता है बच्चों, लिख लिया करो साथ साथ। ठीक है, बिजली का सौंदर्य या चमक, और नूतन मीन्स नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बादलों से, हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि जी, कहते हैं तुम्हारे हृदय में बिजली के समान, क्रांति के स्वर और व्रज के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। उर माने होता है हृदय, यानी तुम्हारे हृदय में इतना वज्र, मतलब वज्र माने भारी, मजबूत, तुम्हारा जो हार्ट में, दिल में इतना मजबूत है वज्र के समान, कि उसमें नया जीवन उत्पन्न होने वाला है। यानी उसमें क्या छिपी हुई है बादलों के हार्ट में, बिजली, जो इतनी गर्जना होती है, तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो, और इसी जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करते हैं। और फिर से कहते हैं, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। ठीक है जी, अब इतने जो पोयम है, जो पैराग्राफ लाइन वाइज समझते जाएंगे। इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक कि भाई जैसे गर्मी होती है, इस टाइम हमारे जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी है। अब ये नहीं पता कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि उस टाइम मौसम कैसा है। तो जब गर्मी होती है तो हर एक की क्या इच्छा होती है, जल्दी से बारिश आ जाए फटाफट, है ना, बारिश छोटे बारिश आ जाए, तो उससे क्या होगा, सारी जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। एक और तो ये बादल प्यास से पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले, तथा दूसरी ओर नई कल्पनाओं के अंकुर में क्रांति की चेतना को पैदा करने वाले होते हैं। अब यहाँ तक के जो ये पैराग्राफ है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, तत्सम प्रधान शब्दावली का यूज किया गया है। बादलों का सॉरी, बादलों का मानवीकरण होने के कारण यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, कुछ शब्दों की जो पुनरावृत्त बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे घेर घेर और ललित ललित। ठीक है, में बार बार पुनरावृत्ति प्रकाश, और बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार, इसमें उपमा अलंकार है। और बिजली छवि, सॉरी विद्युत छवि बिजली छवि कह रही हूँ, विद्युत छवि में रूपक अलंकार की शोभा व्याप्त है। श्रृंगार रस और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रधानता है। ठीक है जी, ये पैराग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं हम। अगला है पैराग्राफ आपका, विकल विकल,
विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल घन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो बादल गरजो। अब पहले ना वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। विकल माने क्या होता है? बेचैन, व्याकुल। ठीक है, अब किसी का नाम विकल है ना तो कह देना हो बेचैन आत्मा, ये नहीं कहना, ठीक है, कि व्याकुल। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? व्याकुल, बेचैन। उन्मन मतलब क्या होता है बच्चों? कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन। निदाग, इसका मतलब होता है गर्मी। सकल, सब। जन, मनुष्य। ठीक है, और घन, बादल। धरा, धरती। ठीक है बच्चों, और ताप्त, ये तो रह गया। ताप्त का मतलब होता है गर्म। तो निराला जी देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना चाह रहे हैं कवि ने, बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विलप और क्रांति की चेतना को भरने वाला बताया है। ये क्रांति लाने वाले हैं। ठीक है, निराला जी ने कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल एवं अनमने हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। विकल विकल अनमने थे अनमन। ठीक है, अनमन मैंने बताया था, कहीं ना मन, जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? कहीं मन नहीं लगता, बेचैन हो जाते हैं ना। तो वही बताया कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत बेचैन हो रहे थे, अनमने हो रहे थे। संसार के सभी मनुष्य परिवर्तन के फलस्वरूप व्याकुलता व अनमनापन का वातावरण निर्मित हुआ था। ठीक है, और साहित्य के माध्यम से ही समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद भी बनी हुई है, कि साहित्य से ही, पोयम से ही हम जो हमारा संसार है उसमें हम चेतना पैदा कर सकते हैं। हे अनंत बादल तुम्हारा अज्ञात दिशा में आए, अज्ञात दिशा से अनंत के, अज्ञात माने पता नहीं कौन सी दिशा से। अब आपको ये पता लगता है बादल कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को गए? ठीक है, तो कवि कहते हैं, हे अनंत बादल तुम्हारा अज्ञात दिशा से आगमन हुआ है, यह धरती प्रचंड गर्मी से तप रही है। ठीक है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि सब तप रहे हैं, तुम जल बरसा कर इसे शीतल कर दो। जो पोइट है अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में जो विचारों के मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए, जो हमारे आपस में डिस्प्यूट्स हैं वे खत्म हो जाए। इस बहाने वो ये कहना चाह रहे हैं, पोयम के बहाने, हे बादल तुम भीषण गर्जना करते हुए आकाश में चारों तरफ छा जाओ, बादल गरजो बादल गरजो। तो भाव क्या कहा गया है? बादल चारों दिशाओं से आकर संसार की गर्मी से व्याकुल व अनमने लोगों को अपना जो ठंडा पानी या जल है बरसा कर शीतलता प्रदान करे, ताकि लोगों जो इतनी प्रचंड गर्मी हो रही है उससे उन्हें गर्मी से छुटकारा मिल सके। बादल गरजो बादल गरजो। अच्छा बताओ ये पोयम किसके द्वारा लिखी थी बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी गुड भाई, बड़े होशियार बच्चे हैं हमारे तो। गुड बाय। अब इसमें ना बच्चों दो पोयम दे रखी है। ठीक है, एक तो ये थी उत्साह और दूसरी है आपकी, दो पोयम एक साथ दे दी इन्होंने, अट नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है। अब ये पोयम है, अट माने होता है समाना, किसी के अंदर समाना। तो थोड़ा पहले पोयम के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस चीज की बात की गई है। इसमें जो कवि कहना चाह रहे हैं, कविता फागुन की जो मादकता है, जो नशा है, उसको प्रकट करती है। कवि फागुन को सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों से देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर ओर फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन तथा लय ने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। ललित माने क्या होता है? कोमल। ठीक है, जैसे बेटा अब आप ज्यादा गर्मी होती है तो भी मौसम अच्छा नहीं लगता, अरे बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। ठंड हो जाती है तो बहुत ठंड है बहुत ठंड। मौसम कब अच्छा लगता है आपको? फरवरी और मार्च के बीच वाला मौसम, क्यों? वो फागुन का मौसम होता है। और उसमें क्या आ जाती है? वसंत ऋतु आती है ना? और वसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वो मौसम ऐसा होता है कि आपको हर जगह आने जाने का भी मन करता है, काम करने का मन करता है। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे कि फागुन के मौसम की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कविता दे रखी है उसमें आप बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अट नहीं रही। अट माने क्या होता है? सबसे पहले मतलब देख लो।
अट माने होता है समाना, किसी के अंदर प्रवेश करना समाना। और आभा माने होता है चमक, फागुन तो महीना है और सट माने होता है स्पर्श। ठीक है, इसमें जो निराला जी क्या कह रहे हैं, कविता में फागुन के महीने की जो नशा है उसको चित्रित किया गया है। ठीक है, अट माने होता है समाना, अट माने समाना, आभा माने चमक और सट माने क्या है, स्पर्श। गुड। अब निराली जी अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सट नहीं रही है, यानी फागुन के महीने की मस्ती व उल्लास कहीं भी समा नहीं रहे हैं। कैसे नहीं समा रहे, अब मैं बताती हूँ। जैसे ये आपकी एक बोरी है, ठीक है, अब ये बोरी जो है इसमें आपको भरना है आटा, और ये है आपकी 2 kg की 2 kg। अब आपने इसमें से आटा डालना शुरू कर दिया, ये भर गया यहाँ तक, लेकिन आपने आटा डाल दिया इसमें 5 किलो, 5 किलो में ऊपर हो गया। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि नीचे से बोरी फट जाएगी और नीचे निकल जाएगा, नहीं, तो क्या होगा, आटा हमारा क्या होगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें समा नहीं रहा है। ऐसे ही ये फागुन के महीने की बात हो रही है, इसे कहते हैं समाना। ठीक है, समझ में आ गया। फागुन के महीने की ऐसी ही बात हो रही है कि फागुन का जो महीना होता है वसंत ऋतु का, इतना बढ़िया होता है, उल्लास कहीं भी समा नहीं, इतना खुशी होती है कि कहीं समा नहीं पा रहा, छलके जा रहा है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम, सुगंध यानी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध और अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक है। वह पूरी तरह अत्यंत सुंदर एवं हृदयगाही, हृदय बिखरे हुए हैं, दृश्य बिखरे हुए हैं कि सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। कि हम सोचे मन में सब कुछ बसा है, कितने फूल, कितना बढ़िया मौसम, सब कुछ, लेकिन हम मन में उसे नहीं बसा सकते। ठीक है, ये तीनों लाइनों से हमें ये हो गया है कि इतना बढ़िया मौसम है फागुन का, हर तरफ खुशी है, मस्ती है, फागुन चारों तरफ जहां देखो वहां सौंदर्य, अट्रैक्शन है। ठीक है, आंखों में सुंदरता समाये नहीं समरी, इतना सुंदर है। ठीक है, इसमें जब मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ फागुन का ही सौंदर्य व उल्लास दिखाई देता है। इन लाइनों में ये दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। ठीक है, श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक है इसमें, दृश्य बिंब का सुंदर यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, 3 लाइनों का मतलब तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम, आगे है आपका, एक मिनट कितना है, एक एक पैराग्राफ है तो ठीक रहता, छोटी छोटी लाइनों का। अब हम इतनी लाइनें करेंगे। अब तक हमने सट नहीं रही है, अब है हट नहीं रही है सट नहीं रही है, हट नहीं रही है, पट नहीं रही है। ठीक है, चलो अब इस वाले का करते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इसमें क्या कहना रहा जी, कवि जी क्या कह रहे हैं आपके, कवि जी कह रहे हैं फागुन के महीने की जो मादकता, उल्लास को व्यक्त करते हुए चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने मतलब सजीव यानी लाइव चित्रण बताया, कि सजीव मतलब होते हैं कि बिल्कुल जीवित, जीवांत है ना, बताया गया। क्या कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो, मोस्टली वर्ड तो आते ही सारे सिंपल वर्ड है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, यानी कहना चाह रहे हैं फागुन में जहां कहीं भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, खुशबू ही खुशबू आती है, सुगंध ही सुगंध आती है। क्योंकि क्या होता है, फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण जो बहुत बड़े आकाश में उड़ने वाले, उड़ने के लिए सबको पंख लगा दिए, यानी खुशबू को भी पंख लगे, खुशबू हर जगह फैल रही है। क्यों फैल रही है, क्योंकि जो पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, उनमें से खूब हो रहे हैं, है ना, सब में खुशबू भरी हुई है और चारों तरफ ऐसा लगता है सुगंध ही सुगंध है। फागुन के महीने में चारों तरफ उल्लास व मस्ती का वातावरण छा जाता है, उड़ने को नम में तुम पर पर कर देते हो, पर माने पंख। सभी प्राणी इस महीने में मदमस्त हो जाते हैं और आनंद व प्रसन्नता के कारण स्वयं को कैसा करते हैं, अपना लाइट फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। फागुन मास में जहां देखो वहीं सौंदर्य है, यदि उनसे कभी अपनी नजर हटाना भी चाहे, है ना, जब जब पेड़ पौधे होते हैं, सुंदरता होती है, हम हटाना भी चाहे तो भी इतने मजबूर हैं कि चाहते हुए भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं। हटाता आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। चारों तरफ इसमें क्या भाव आ रहा है बच्चों, कवि ने फागुन महीने के आगमन पर, अगर भाव सौंदर्य आ गया इसका तो क्या लिखेंगे आप,
इनमें फागुन महीने के आगमन पर हर जगह, प्रत्येक जगह, सर्वत्र अत्यंत मनोरम व आकर्षक वातावरण उत्पन्न होने एवं अत्यधिक सुगंध से युक्त हृदयग्राही प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। ठीक है। मुक्तक छंद व श्रृंगार रस का प्रधानता है इसमें, और खड़ी बोली है, भावनाकुल सरल भाषा, सहज सरल और भावनानुकूल खड़ी बोली है। घर घर पर में क्या है, पुनरावृत्ति प्रकाश, वो अनुप्रास अलंकार है। किसी भी वर्ड की जो पुनरावृत्ति बार बार रिपीट होता है वो अनुप्रास अलंकार है। फागुन के महीने का मानवीकरण होने के कारण क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। ठीक है जी। अब एक पैराग्राफ और रह रहा, उसे कर लेते हैं बच्चों। अब है यहाँ से कलर चेंज कर, मजा आएगा भाई कलर चेंज करने। पिंक कर दो, पिंक हो गया क्या? चलो देखते कौन पिंक करते हैं। चलो, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माला, सॉरी 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 सॉरी, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, हट नहीं रही है। उर माने क्या होता है, अब इस पैराग्राफ का मतलब, छोटी छोटी पैराग्राफ का मतलब समझेंगे ना बच्चों तो बहुत जल्दी समझ में आता है। अब मैं सारी पढ़ के एकदम आपको चपेटा दे देती तो वो बहुत बदतमीजी हो जाती, आपके साथ भी मेरे साथ भी। ठीक है। अच्छा पहले मतलब देख लेते। उर माने होता है हृदय, गंध का तो आपको पता ही है, बहुत होशियार बच्चे हो, गुड बॉय, वेरी गुड। गंध माने होती है सुगंध, खुशबू, पुष्पमाल गले वही फूलों की माला, पाट पाट ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य, और पट माने होता है ये सामान। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव व हृदयग्राही चित्रण किया गया है। पत्तों से, अब जब भाई फागुन के महीने में क्या होगा, जब चारों तरफ हरियाली होगी, जो पेड़ हैं वे पत्तों से लदे पड़े हैं। फागुन महीने के आने पर इनका सौंदर्य केवल लोगों के तन मन पर ही नहीं अपितु सारी प्रकृति पर देखने को मिल सकता है। पेड़ों की डालियां किस तरह, कहीं हाँ लाल कहीं लाल, हरी लाल, जो पत्तियां हैं पेड़ों की डालियां किस लिए, कहीं हरी लाल लाल रंग की पत्तियों से लदी हुई है, कहीं हरे रंग की पत्तियों से लदी हुई है, कहीं पेड़ों की छाती पर मंद सुगंध से सुगंधित फूलों की मालाएं शोभियान है। यानी जैसे माला डालते हैं ना गले में, तो प्रकृति माला नहीं डाले, फूल है ना चारों तरफ, उसमें कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के हृदय में उन्होंने गले में माला डाल रखी है। चारों तरफ पेड़ पौधे सुगंधित खिले हुए फूलों से पूरी तरह रधे जाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक अंग जो है हमारा ऑर्गन सौंदर्य की छटा से परिपूर्ण है। फागुन में प्राकृतिक जो सुंदरता है बिखरी पड़ी है, किसी भी कोने में समा नहीं रही है, पट नहीं रही है। इसमें फागुन मास के आगमन पर प्रकृति के प्रत्येक कोने में सुंदरता छा जाती है, चाहे कहीं हो, और चारों तरफ पेड़ पौधे रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके समान, उनके सामने जो हर कोई चीज छोटी लगती है। आपको पता है भाई प्रकृति कितनी सुंदर है ना। अगर प्रकृति में आप ये देखो कि हवा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एसी में क्यों बैठे हैं, बाहर बैठ के आनंद लें प्रकृति का, बहुत सुंदर है ना। तो शिल्प सौंदर्य की बात कर लेते हैं। फागुन के महीने की प्राकृतिक सुंदरता को बड़े ही आकर्षक रंग से इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का यूज किया गया है, और काव्यांश की भाषा सरल सहज है। ठीक है। और मुक्तक छंद और कोमल कांच पदावली की प्रमुखता है। तुकबंदी का समावेश है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है जी बच्चों। अब ये जो पोयम है आपकी अट नहीं रही है और उत्साह, दोनों आपकी यहाँ फिनिश होती हैं। अब अगले हम जो है उसमें उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, फिर आप बोर होने लगते हो। कर दोगे आगे फटाफट फटफट, तो उससे बेटर है कि मैं क्या करें, हम अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने बच्चों के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहीं मैडम हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या आपने कोई स्किप कर दिया। तो तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।